दोस्तों, शिवोंकार माहेश्वरी तकनीकी संस्थान में आपका स्वागत है। अपनी ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम में जो अपने टॉपिक चल रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर के टॉपिक में हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब अगला जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर पे बनाने जा रहे हैं। और ट्रांसफार्मर के दो प्रकार के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो अपनी शाखा होती है उनमें काम में लिए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोगों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए, जो अपने घरों में सप्लाई आ रही है, अपने औद्योगिक संस्थानों में, इंडस्ट्री में, जहां भी सप्लाई जा रही है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर काम में लिया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, जो अधिक शक्ति को कम शक्ति में परिवर्तित करता है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पार्ट्स जो है उनके बारे में बताया गया है। अब ये डायग्राम दिखाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पार्ट्स किस प्रकार होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस प्रकार से कार्य करता है। तो पार्ट्स के अंदर ये जो दिखाया गया है, इसमें जो पार्ट्स है सबसे पहले अपन आते हैं ऊपर वाले हिस्से में, जो एक छोटा टैंक लगा होता है जिसे हम कंजर्वेटर बोलते हैं। कंजर्वेटर क्या कार्य करता है, जब ट्रांसफार्मर में हीट होती है तो हीट होने के साथ जो नीचे मेन टैंक होता है उसमें तेल का आयतन बढ़ जाता है, और वो तेल का आयतन कंजर्वेटर के अंदर ऊपर चला जाता है और मेन टैंक को तेल को जगह प्रदान कर देता है। और जैसे ही ठंडा होता है तो कंजर्वेटर से तेल है वो मेन टैंक के तेल की आपूर्ति कर देता है। इसी के साथ में जो कंजर्वेटर लगा होता है उसी पे अपना ऑयल गेज, यानी कि तेल का लेवल बताने के लिए एक गेज लगाया जाता है जो ऑयल गेज के नाम से चलता है, जो कंजर्वेटर के लेवल को दर्शाता है, और वही लेवल पूरे ट्रांसफार्मर के ऑयल के लेवल पे कार्य करता है। अब इसके बाद अपना जो आता है वो ये जो ऊपर लगी होती है 3 बुश लगी होती है, 3 बुश वो इनपुट साइड की होती है, और जो प्राइमरी की होती है 3 फेज के अंदर 3 बुश होती है, वो इनपुट साइड होती है, वो प्राइमरी साइड होती है। और उसके अपोजिट में 4 बुश लगी होती हैं जो सेकेंडरी साइड है या आउटपुट साइड भी बोल सकते हैं अपन। तो उसमें चौथी जो बुश आती है वो न्यूट्रल की आती है। इनपुट अपन 3 फेज देते हैं उसको, और आउटपुट में 3 फेज के साथ न्यूट्रल, क्योंकि उसके जो कनेक्शन होते हैं स्टार और डेल्टा के हिसाब से होते हैं, तो वो स्टार कनेक्शन से न्यूट्रल निकल के बाहर आता है, जो चौथी बुश के रूप में होता है। अब इसकी बॉडी होती है जो लोहे की बनी होती है, और इस प्रकार बनाई जाती है कि उसमें साथ में प्राकृतिक कूलिंग भी होती रहे। उसके पकड़ियां नुमा जो आपको दिखाई दे रही है, ये पकड़ियां क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये वातावरण की जो हवा होती है उसको भी इसमें कूलिंग करने का कार्य करे, इस प्रकार इसका एक ढांचा बनाया जाता है। इसके बाद अपना जो ये जो आता है ब्रीदर, ब्रीदर क्या होता है, जिस प्रकार मानव शरीर में नाक का क्या काम होता है, नाक सांस लेने के काम में आता है, उसी प्रकार मशीनरी के लिए नाक का कार्य करता है ब्रीदर, कि बाहर वातावरण की जो हवा है उसको अंदर सोखता है नाक की तरह, और अंदर सोख के उसको कूलिंग प्रदान करने का कार्य करता है। और वो क्या करता है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी जाती है जो हल्के नीले रंग की होती है, और जैसे जैसे बाहर से हवा, मौसम बार बार बदलता रहता है, कभी धूप का मौसम होता है, कभी बारिश का मौसम होता है, तो नमी वाला मौसम होता है, उसमें हवा के साथ कुछ नमी जाती है, उस नमी को ब्रीदर के अंदर रखी हुई सिलिका जेल है वो सोख लेती है और हवा को अंदर जाने देती है। वो हवा अंदर जाके इसको शीतलन का कार्य करती है। तो ब्रीदर है वो एक नाक की तरह कार्य करती है ट्रांसफार्मर के अंदर। अब ब्रीदर के बाद ट्रांसफार्मर में एक एक्सप्लोजन बेल्ट लगा होता है। जब कभी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आते हैं तो तेल गर्म होता है, आयतन भी बढ़ जाता है, तो वहां एक बाहर ऑयल निकलने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है। तो उसमें एक डायाफ्राम लगा हुआ एक पाइप नुमा होता है जो खुद फट जाता है, ऑयल को बाहर निकाल देता है, ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है, एक तरह से सुरक्षा होती है। इसी आधार पर इसके साथ एक बकोलज रिले लगी होती है, जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष आते हैं उन दोषों को अलार्म के रूप में बचा के या अपने को इंडिकेट कर देती है, वो बकोलज रिले होती है, जिसके बारे में आगे डायग्राम के साथ बताया गया है जो हम बताएंगे।
इसी प्रकार मेन टैंक हो गया, व्हील हो गए, रिंग, आगे जो पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के उनके बारे में बताया गया है। मेन रूप से जो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले जो पार्ट्स आता है वो आता है वाइंडिंग का। अब ट्रांसफार्मर पे वाइंडिंग की जाती है, दो प्रकार से की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो वाइंडिंग सप्लाई स्रोत से जुड़ी होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और जो वाइंडिंग लोड स्रोत या लोड के साथ जुड़ी होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। अब ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसफार्मर अपन काम लेते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। अब वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है? वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कोर बनी होती है, कोर के ऊपर वाइंडिंग स्थापित कर दी जाती है। अब कोर है वो एक धातु की नहीं बनाकर अपन पतली पतली पत्तियों के रूप में बना देते हैं और उसको लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेटेड किससे करते हैं अपन? उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिला देते हैं। जैसे अपन जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं वो 3.8% से 4.5% तक लोहे में सिलिकॉन मिलाकर उसको लेमिनेटेड बना दिया जाता है और पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। अब पत्तियों के भी एक आकार होता है, 0.35 mm से 0.5 mm तक की पत्तियों की मोटाई रखी जाती है और वो पत्तियां हैं वो ई आकार, एल आकार, आई आकार, जे आकार, इनसे मिलाकर कोर को तैयार किया जाता है कि साथ में कोर को मिलाकर रिवेट कर दी जाती है। वो स्टील स्टेपिंग के रूप में अपने कोर बन जाती है। उस कोर पे एक तरफ वाइंडिंग करते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है, और दूसरी तरफ वाइंडिंग करते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब कोर का काम क्या है? कोर चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग प्रदान करने का, एक रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है। और ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि आपसी कोई सीधा कोई संयोजन नहीं होता है, सिर्फ चुंबकीय संयोजन होता है जो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में आता है। तो वो चुंबकीय बल रेखाएं कोर के माध्यम से उसमें चलती हैं, कोर के माध्यम से वो चुंबकीय बल रेखाएं प्राइमरी से होते हुए सेकेंडरी में से गुजरती हैं और सेकेंडरी के चालक हैं उस चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं। इसके फलस्वरूप ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब वाइंडिंग दो प्रकार की हो गई, उसके बाद आता है मेन स्टील टैंक, यानी कि उसकी बॉडी। जिस वाइंडिंग को जिस होल के अंदर स्थापित करते हैं अपन वो मेन टैंक कहलाता है, वो लोहे से बना हुआ होता है। अब कंजर्वेटर के बारे में आपको बता दिया गया। मेन टैंक के ऊपर एक छोटा टैंक लगा होता है जो ऑयल के आयतन को बनाए रखने का कार्य करता है। उसी कंजर्वेटर के ऊपर ही ऑयल गेज लगा होता है जो हमें तेल की उपलब्धता बताता है कि ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है कितना नहीं है। इसी के साथ में एक्सप्लोजन रेट के बारे में बता दिया कि जैसे ही हीट बढ़ेगी तो उसमें डायाग्राम लगा होता है वो फट जाता है और जो गैस और जो हीट होती है वो बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार ब्रीदर होता है, ब्रीदर एक श्वासक के रूप में कार्य करता है ट्रांसफार्मर में। अगला है बकोलस रिले। बकोलस रिले के बारे में भी आपको बता दिया गया है, आंतरिक दोष। अब ये अपने जो ब्रीदर का दिखाया गया है, ब्रीदर श्वासक के रूप में कैसे कार्य करता है? ये जो हिस्सा है इसके अंदर सिलिका जेल भरी जाती है और सिलिका जेल क्या कार्य करती है? नमी को सोखने का कार्य करती है। अब यहाँ से जो एयर है वो इनलेट होती है, हवा है वो अंदर जाती है और सीधी सिलिका जेल में आती है और जो भी नमी होती है वो सिलिका जेल में रह जाती है, बाकी जो चीजें हैं हवा है वो ऊपर चली जाती है। ये एक श्वासक और कूलिंग के लिए कार्य करता है। अब है बकोलस रिले। बकोलस रिले आंतरिक जो दोष होते हैं ट्रांसफार्मर में, जैसे वाइंडिंग का दोष आ गया और जैसे ऑयल का दोष आ गया, इन दोषों की पहचान करने के लिए बकोलस रिले को काम में लिया जाता है, वो जो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट होती है। अब इसमें फ्लोट लगा होता है जो जैसे ही फॉल्ट आएगा ये फ्लोट ऊपर की तरफ होगा और अलार्म अपना सिग्नल देना प्रारंभ कर देगी कि कोई ना कोई दोष ट्रांसफार्मर में आ गया है। ये अपना यार कम से कम मीडिया की स्थिति